नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम राग बिहारी। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपना सहयोगी खोज रहे हैं। इस तलाश में हैं कि कोई मजबूत सहयोगी मिले और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने कोशिश किया जो महागठबंधन के लिए ही कोशिश किया कि महागठबंधन उनकी पार्टी AIMIM उसके साथ ज्वाइन करेगी और वो चुनाव लड़ेगी। कुछ सीटों की मांग की बात चल रही थी। उन्होंने लेटर भी लिखा तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, लेकिन अभी उस पर कोई प्रतिक्रिया जवाब नहीं मिला है। ट्वीट जरूर किया था तेजस्वी यादव ने। उन्होंने जनता से पूछा था कि क्या ओवैसी को अपने साथ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसके बाद एक चर्चा तेजी से चल रही है कि ओवैसी थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा बना सकते हैं और तीसरे मोर्चा जैसे कि 2020 में उन्होंने बनाया था और उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ये माना जा रहा था कि BSP या और भी कुछ पार्टियों को लेंगे। लेकिन एक चर्चा है प्रशांत किशोर की भी, क्योंकि प्रशांत किशोर काफी चर्चित हैं, चर्चे में हैं और देखा जाए तो लगातार RJD को, जदयू को, BJP को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है क्या प्रशांत किशोर के साथ असदुद्दीन ओवैसी बात कर रहे हैं और क्या उनके साथ जा सकते हैं। दूसरा, आज के शो में हम बात करेंगे कि RCP सिंह की बेटी हैं, उनको वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, क्या वो चुनाव लड़ेंगी और किस सीट से लड़ेंगी, इस पे बात करेंगे। और तीसरी जो चर्चा है, आज का विषय जो है वो ये है कि बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार को RJD महाजंगल राज कह रही है। किस आधार पर कह रही है और ऐसा क्यों कह रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार जी। सर, पहला सवाल यही है कि क्या ओवैसी प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं, उनसे कुछ बातचीत चल रही है? देखिए, आपको एक बात बता दें कि ओवैसी की जो पार्टी है वो पूरे तरीके से ये कोशिश में लगी हुई है कि बिहार में थर्ड फ्रंट तैयार किया जाए। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM को ये पता चल चुका है कि महागठबंधन में उनका इंक्लूजन संभव नहीं है और जिस तरीके से मनोज झा ने बात कह दी या जिस तरीके से उनको टालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, उसके बाद से ये असदुद्दीन ओवैसी और उनके तमाम सहयोगी समझ रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन में उनको जगह मिलने नहीं जा रही है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किन लोगों से गठबंधन कर सकती है, वो कौन से लोग हैं? तो देखिए, एक मीटिंग पान पार्टी से हुई है, IP गुप्ता से उनकी मीटिंग हुई है, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद थे AIMIM के और प्रवक्ता आदिल हुसैन भी मौजूद थे और उनसे भी चर्चा चली है। कहा जा रहा है BSP से भी वो लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं, तो BSP से भी बात बन सकती है। और जहां तक जन स्वराज पार्टी का सवाल है, तो जब मैंने बात की और मैंने कोशिश किया कि AIMIM के लोगों से बात करूं, तो बिहार प्रदेश के नेताओं ने मुझसे कहा कि निश्चित तौर पर हम उन तमाम दलों से बात करने का प्रयास करेंगे जो कि थर्ड फ्रंट, तीसरे ऑल्टरनेटिव देने की फिराक में है, जो ऐसी कोशिश कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि जन स्वराज ने एक ताकत तो अपना बना ही लिया है, उसकी बातों की चर्चा जन जन में हो रही है। वैसे ये बात सच है कि प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूं, ये बात वो कह चुके हैं। पर राजनीति में क्या होता है, आप जो कहते हैं 100% वही करते हैं, ऐसा होता नहीं है। प्रशांत किशोर भी भली भांति समझते हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी से उनका तालमेल हो जाता है तो निश्चित तौर पर मुसलमान का एक बड़ा तबका इनकी तरफ देख सकता है और ये एक ताकतवर फोर्स बन करके उभर सकते हैं। वैसे आपको बता दें, RCP सिंह की पार्टी विलय कर गई और RCP सिंह की बेटी भी चुनाव लड़ने वाली है, ऐसी चर्चा है जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन AIMIM विलय तो करेगा नहीं, उसका एक अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। बिहार में पिछले चुनाव में 5 सीटें वो लोग जीते थे। कहा जाता है 22 सीटों पर RJD को इन लोगों ने हराया था। तो अब अगर प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी का तालमेल हो जाता है, जिसके प्रयास में MIM लगी हुई है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रदेश इकाई के नेता अख्तरुल ईमान लगे हुए हैं और जो मेरे पास सूचना है उसके मुताबिक पूरा प्रयास होगा कि एक थर्ड अल्टरनेटिव तैयार किया जाए, थर्ड फोर्स तैयार किया जाए और थर्ड फोर्स में BSP शामिल होगी, पान पार्टी शामिल होगी, उसके बाद MIM शामिल होगी और जन स्वराज पार्टी शामिल हो सकती है। वैसे जन स्वराज पार्टी के तरफ से अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, इस बारे में कोई बात कहा नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि AIMIM के द्वारा ये लगातार प्रयास जारी है, क्योंकि AIMIM को मालूम है कि
महागठबंधन में उनको शामिल नहीं किया जाएगा। वैसे पिछले दिनों आप तेजस्वी यादव को देखेंगे तो जो चिट्ठी एमआईएम के द्वारा लिखी गई थी, तेजस्वी यादव ने उसको एक्स पर डाल करके लोगों से एक अपनी राय मांगी है। हाँ। तो ये तरीका होता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मनोज झा ने तो साफ कर दिया कि भाई कई बार आप चुनाव नहीं लड़ करके भी मदद करते हैं। मनोज झा ने तो यहां तक कह दिया कि आपका मूलतः बेस हैदराबाद है, तो आप बिहार में क्या कह रहे एक हैं? सवाल इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब एएमआईएम की बात होती है तो महागठबंधन से वो बात कर रहा है। अब महागठबंधन में और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है और दूसरी पार्टियां भी हैं, लेकिन जवाब जितने भी प्रतिक्रिया आ रही है और जो बात हो रही है, डायलॉग हो रहा है, वो यही है कि तेजस्वी से ही बनाम ये ओवैसी बात हो रही है। तो क्या तेजस्वी यादव ही रोड़ा है असली कि ये निर्णय करेंगे कि ओवैसी आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, महागठबंधन में सबसे बड़ा घटक दल कौन है? सबसे बड़ा घटक दल तो आरजेडी है। और कायदे से अगर आप वोट बैंक की बात करेंगे कि आरजेडी के बाद किसके पास वोट है, तो वो लेफ्ट है, और उसमें भी सीपीआई-एमएल है। तो अगर सबसे बड़ी घटक दल ही मना कर देगी, रोड़ा अटकाएगी, तो भला एमआईएम के लिए कहां से जगह मिलेगा? आप इस बात को सोच लीजिए। देखिए, महागठबंधन की स्थिति वो नहीं है जो एनडीए में आप कह लीजिए जेडीयू का है या बीजेपी का, क्योंकि यहां पर दोनों का से बराबर है। और इनफैक्ट कई जगह पर आप पाएंगे कि जेडीयू का बड़ा से, पर महागठबंधन में आरजेडी का बड़ा से। इस बात को आप जान लीजिए। कांग्रेस सहजीवी बनने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस इनफैक्ट बिहार में सहजीवी वाली स्थिति में नहीं है। कांग्रेस का बहुत बड़ा से नहीं है। कांग्रेस आके टिमटाम कर रही है, ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रही है कि भाई मैं लालू प्रसाद की मेहरबानी पर राजनीति नहीं करता हूं, पर ऐसा है नहीं। बिहार में तो कम से कम है नहीं। और आप इस बात को जान लीजिए कि लालू प्रसाद ही तय करेंगे कि असुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में लेना है या नहीं लेना है। अब आप हमसे पूछेंगे कि ये आप किस आधार पर कह रहे हैं, तो मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि एक तो सबसे बड़ा घटक दल आरजेडी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि एमआईएम के नेताओं से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कांग्रेस से बात की, तो कांग्रेस ने कहा अरे आप आरजेडी से बात करिए, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट के कुछ लोगों ने कहा कि हाँ आप आरजेडी से बात करिए, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यह है कि जब कांग्रेस के लोग ऐसा कह रहे हैं, लेफ्ट के लोग ऐसा कह रहे हैं, फिर आरजेडी की मनाही की वजह से ही तो मना हो रहा है ना। आप देखिए, वीआईपी भी बात कर रही है, तो किससे बात कर रही है? वीआईपी बात कर रही है तेजस्वी यादव से, कांग्रेस से तो बात कर नहीं रही है। सीट कौन किसको कितना देगा ये तो तेजस्वी ही तय करेंगे ना, आरजेडी ही तय करेगी। इसलिए असुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगातार प्रयासरत है, लेकिन अंदर खाने में सबको पता है कि आरजेडी इनको लेने नहीं जा रही है। और इसीलिए असुद्दीन ओवैसी की पार्टी अन्य दलों से बात करके एक तीसरा विकल्प तैयार करने में लग गई है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि आरजेडी को जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक आरजेडी हमारी ताकत को एक्नॉलेज नहीं करेगी। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। दरअसल उसके प्रवक्ता जब कभी भी हमारे प्रोग्राम में आए हैं तो उन्होंने बड़े साफ तरीके से कहा है कि आरजेडी अपना गरूर छोड़े, उनका जो गुरूर है उसको हटाए, घमंड हटाए, अभिमान धरा का धरा रह जाएगा। ये उनके शब्दावली थे। उन्होंने कहा पिछली बार क्यों सरकार बनाने से चूक गए थे तेजस्वी यादव, और ये सबको पता है 22 सीटों पर हार आरजेडी की हुई थी एआईएमआईएम की वजह से। फिर भी आरजेडी लेने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि आरजेडी को लग रहा है कि भाई मुसलमान वोट का ठेकेदार और नहीं होना चाहिए, मुसलमान वोट हम तक ही सीमित रहना चाहिए, हम ही ठेकेदार हों उसको, और मुसलमान के पास कोई विकल्प नहीं होगा मजबूत, तो अंत में मुस्लिम हमें ही वोट करेगा। इसलिए आरजेडी एक और भागीदार सत्ता में तैयार करना नहीं चाह रही है, और एआईएमआईएम इस बात को समझ रही है। इसलिए एआईएमआईएम को लग रहा है कि आरजेडी को एक बार फिर से पटकनी दो, हमारी ताकत को समझे, और एआईएमआईएम जनता के बीच जाकर के कहेगी कि देखो हमने बहुत प्रयास किया ना बीजेपी को हराने के लिए, मुसलमान के वोटों का बंटवारा नहीं हो, हमने चिट्ठी लिखी, नेताओं से गुहार लगाई, हमारे पीठ पे आरजेडी द्वारा खंजर भोंका गया, हमारे 4 एमएलएज को तोड़ लिया गया, फिर भी हम उसकी परवाह किए बगैर बीजेपी को हराना चाहते थे, और इसलिए हम आरजेडी से खून का घूंट पी करके समझौता करने गए।
तब भी आरजेडी ने हमसे समझौता नहीं किया, क्योंकि आरजेडी दरअसल मुसलमानों को उसका हक देना नहीं चाहती है। उसका वोट तो चाहती है, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं चाहती है। और इन तमाम बातों को आपको पता है कि किस तरीके से असुद्दीन ओवैसी खुद बैरिस्टर है। इंडियन गवर्नमेंट ने उनको विदेश में इंडिया का स्टैंड रखने के लिए भेजा है, और असुद्दीन ओवैसी जिस तरह का भाषण देते हैं वो लोग सुनते हैं, वो मुझे पसंद लगता है करें। प्रशांत किशोर के साथ अगर आ गए तो ये प्रशांत किशोर के लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि एक मजबूत प्रभाव पड़ेगा एक बड़ा वोट बैंक पर, खास तौर से। देखिए, फायदेमंद भी हो सकता है, मुझे भी ऐसा लगता है फायदेमंद होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी के आधार वोट बैंक में बहुत बड़ी सेंधमारी हो जाएगी। हाँ, एक इस बात बढ़िया को जान combination बन लीजिए, जाएगा। ये सच बात है। लेकिन सवाल यह है कि असुद्दीन ओवैसी को लेना दो धारी तलवार भी है। इस बात को आप समझिए, फायदा है तो घाटा भी है, और बड़ा इन वोट दोनों बैंक। चीज को देखना पड़ेगा समग्र रूप से कि ओवरऑल क्या होगा। इसलिए असुद्दीन ओवैसी की सवारी शेर की सवारी है, इस बात को आप जान लीजिए। दूसरा सवाल, जो आरसीपी सिंह की छोटी बेटी है, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, बड़ी बेटी, तो क्या है उसका माहौल? देखिए, कहा जा रहा है लता सिंह हरनौत से चुनाव लड़ेंगी। इसकी चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है। दरअसल आप जान लीजिए, जन स्वराज पार्टी में अपनी पार्टी को विलय कर चुके हैं आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह जेडीयू से निकले, जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके बाद वो मंत्री बने, उनका राज्यसभा का टेन्योर बढ़ाया नहीं गया, और फिर वो जेडीयू से बाहर निकाले गए। तो आरसीपी सिंह की स्थिति तो वही हुई कि उनको देख करके आप कह सकते हैं बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले। जो आरसीपी सिंह नंबर 2 माने जाते थे, जो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के आंख कान माने जाते थे, उस आरसीपी सिंह को बड़ा ही बेइज्जत करके पार्टी से निकाला गया। उनका घर छीन लिया गया, उन पर करप्शन के आरोप लगाए गए, और फिर आरसीपी सिंह बीजेपी में गए। लेकिन बीजेपी भी आरसीपी सिंह को लंबे समय तक अपने साथ तो रख नहीं पाई। उसकी बड़ी वजह यह है कि बीजेपी ने अलायंस कर लिया किसके साथ, तो इनके साथ, क्या कहते हैं, जेडीयू के साथ। और अलायंस के बाद बीजेपी को जो दिक्कत हुई, और उसमें क्या हुआ कि भाई बीजेपी ने कुछ टास्क सौंपा था आरसीपी सिंह को, और आरसीपी सिंह वो कर नहीं पाए। दरअसल बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि आरसीपी के सिंह के साथ जेडीयू के कई लोग आ जाएंगे, कई विधायक आ जाएंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया, एक भी विधायक नहीं आए। आरसीपी सिंह पर किसी ने भरोसा नहीं जताया। जब आरसीपी सिंह को लगा कि एनडीए में उनके लिए कोई जगह नहीं है, तो आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी बनाई। अपनी पार्टी बनाने के बावजूद आरसीपी सिंह का कोई पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस उस तरह का कामयाब होता दिख नहीं रहा था। तो आरसीपी सिंह ने क्या किया कि उन्होंने रुख कर लिया जनसुराज की तरफ, अपनी पार्टी का विलय कर लिया। अब कहा यह जा रहा है कि हरनौत से उनकी बेटी चुनाव लड़ेंगी। दूसरी चर्चा यह है कि हरनौत से क्या नीतीश कुमार के बेटे चुनाव लड़ेंगे, यह भी चर्चा है। तो आरसीपी सिंह की बेटी बनाम नीतीश कुमार के सुपुत्र की लड़ाई होगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा। और लड़ाई होगी तो किस तरह की लड़ाई होगी, क्योंकि हरनौत से पहले नीतीश कुमार भी लड़ते रहे, ये उनका विधानसभा क्षेत्र भी रहा है। इसलिए ये चर्चा का विषय बन रहा है कि आखिरकार होगा क्या। हाँ, अब एक सवाल है जो कि कल परसों से लगातार चल रहा है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में महाजंगल राज है। तो क्राइम, और जो लगातार जो क्राइम की घटनाएं आ रही हैं, और देखा गया किस तरीके से इतने बड़े व्यवसायी की हत्या होती है पटना में, और उसके बाद और भी तमाम घटनाएं हैं। क्या अब इन सब घटनाओं की तुलना 2005 से पहले जो घटनाएं हो रही हैं उससे किया जा सकता है, या उससे ज़्यादा स्थिति खराब है, जैसा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं? देखिए अंकित, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2005 से पहले जिसको जंगल राज कहा जाता है, वो दौर आप ये देख लीजिए कि वो 90 से 2005 के बीच की घटना थी। इनफैक्ट आप कह लीजिए तो 90 से 2003-04 तक की ये घटना थी। और उस घटना का असर ये रहा कि 2005 से लेकर के 2025 तक आप ये देख लीजिए तो लालू प्रसाद सत्ता में आ नहीं सके, सत्ता से बाहर हो गए, और जंगल राज लोगों की जो जुबान पर घूमने लगा। पर बड़ा सवाल ये है कि 20 साल का जो फर्क होता है, जो 2005 में पैदा भी हुआ है उसको वोटिंग राइट मिल चुका है, वो तो कहानी सुनता है ना, पर असलियत में वो जो देख पा रहा है उसमें देख रहा है कि ये तो नीतीश कुमार के शासन में ऐसा हो रहा है।
पहले बहुत सारी ऐसी घटना घटी है और उसमें सत्ता शामिल होता था। इसके भी कई सारे प्रमाण हैं और ये मैं नहीं कहता हूं, बड़े बड़े नेता कहते हैं, मैं उनके द्वारा कही हुई बातें कह रहा हूं। तो सवाल ये उठता है कि भले ही 20 साल पहले कुछ होता हो, लेकिन 20 साल तक जनता ने एक बेहतर शासन के लिए, बेहतर प्रशासन के लिए, जंगल राज से मुक्ति के लिए किसको बिठाया? नीतीश कुमार को बिठाया। अब नीतीश कुमार बैठ तो गए हैं, पहला 10 साल 12 साल नीतीश कुमार का शासन बड़ा शानदार रहा। हाँ। 2010 में जब नीतीश कुमार जीतते हैं और 2012 में उनके भीतर एक महत्वाकांक्षा पनप उठती है कि वो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, और 2012 के बाद से उनका पूरा पॉलिटिक्स प्राइम मिनिस्टर बनने की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। 2014 में वो बीजेपी से अलग चुनाव लड़ जाते हैं, उनकी बुरी हालत होती है, 2 सीट पर सिमट जाते हैं। फिर 2017 में आपको याद होगा 2015 में आरजेडी और जेडीयू मिलकर के चुनाव लड़ती है, बीजेपी को हराती है, बीजेपी बुरे तरीके से हारती है, बीजेपी का विजय रथ बिहार में ही रुकता है। और उसके बाद फिर से क्या होता है, तो 2017 में नीतीश कुमार पाला बदल लेते हैं। हाँ। और नीतीश पाला बदलते हैं और फिर बीजेपी के साथ आ जाते हैं। 2019 में बीजेपी के साथ जाते हैं और 40 में से 39 सीट जीतते हैं। लेकिन 2020 में वही नीतीश महज 12,500 वोट के अंतर से सरकार बना पाते हैं, जिसको लेकर के आरजेडी और कई आरजेडी के घटक दल सवाल उठाते हैं कि किस तरीके से प्रशासन के दम पर जबरदस्ती तेजस्वी को हराया गया। ये आरोप भी लगा, लेकिन आप मानिए कि प्रशासनिक अमले पे आरोप लगाना विपक्ष का कई बार काम भी रहा है, लेकिन नीतीश कुमार महज 12,500 से जीत पाते हैं और उनकी सीटों की संख्या घट करके 43 पर पहुंच जाती है। और यही बताता है कि नीतीश कुमार किस तरीके से लोकप्रियता की शिखर पर नीचे जा रहे हैं। उनका मूवमेंट ऊपर नहीं बल्कि नीचे हो रहा है। और उसके बाद क्या होता है कि 2020 में नीतीश तीसरे नंबर पे होने के बावजूद सीएम बने रहते हैं। तो 2020 में ही लोगों ने नकार दिया था कि नीतीश को सीएम नहीं बनना चाहिए, बीजेपी बनाती है। फिर नीतीश 2022 में बीजेपी को झटका देते हैं और आरजेडी के साथ चले आते हैं। और आपको याद होगा 2024 के जनवरी महीने में फिर बीजेपी के साथ चले आते हैं, फिर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और इस बार 40 में से 30 सीट एनडीए जीतती है। पर अब 2025 का विधानसभा चुनाव है, 2019 में 40 में से 39 जीतती है, तो 2020 में नीतीश कुमार को चुनाव जीतने में ना को चने चबाना पड़ता है। उनको कहते हैं ना, उनकी बुरी हालत होती है और महज 12,500 वोट से जीतते हैं। और 2024 में 40 में से 30 सीट एनडीए जीतता है। तो अब 2025 में स्थिति क्या होगी? स्थिति अच्छी होगी क्या? अब मुझे तो इसकी गुंजाइश कम दिखाई पड़ती। अगर आप मुझे पूछें तो अगर आने वाले समय में कुछ और अच्छा कर लें तो शायद स्थिति बेहतर हो जाए, लेकिन एनडीए का जो सारा इंडिकेशन है वो मुझे कतई अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसके पीछे इशारा जो ये है कि विजय सिन्हा भी बोल इशारा रहे हैं। आप देखिए कानून व्यवस्था जो सबसे बड़ा अस्त्र था नीतीश कुमार की सरकार का, वो भोथड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अरे भाई, पटना के सड़कों पर गोपाल खेमका का मर्डर हो जाता है और पुलिस 1.5 घंटे बाद पहुंचती है। पुलिस के पहुंचने से पहले पप्पू यादव पहुंच जाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि पुलिसिंग पर यह बड़ा सवाल है? विजय सिन्हा सवाल कर रहे हैं। हाँ, और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है। मैं वही कह रहा हूं। अब आप देखिए कि मुहर्रम पे लड़ाई होती है और जिस तरीके से हत्या होती है, आप ये देख लीजिए, लोगों को काट दिया जाता है, दरोगा को चाकू मारा जाता है। इस तरह की घटना रोज हो रही है और ये सुर्खियां बटोर रही है। तो जो सबसे बड़ा अस्त्र नीतीश कुमार का था, अब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये महाजंगल राज का सूचक है। अब देखिए, 2 बात मैं कहना चाहूंगा अंकित, उससे आप समझ लेंगे कि आरजेडी परिवारवाद पे डिफेंसिव हो जाती थी। इस बार आयोग के सदस्य ऐसे बने, कोई चिराग पासवान के जीजा बने, कोई जीतन राम मांझी के परिवार से बने, फिर अशोक चौधरी के दामाद बने। वार्ड आयोग के सदस्य जो बने, उसके बाद से आरजेडी ऑफेंसिव हो जाती, एग्रेसिव हो जाती और पूरे एनडीए को नेशनल दामाद आयोग कहने लगती है।
मतलब जो परिवारवाद का आरोप आरजेडी पर लगता था, उल्टा अब पड़ रहा वही काउंटर अटैक करती और वो कहती है कि एनडीए नेशनल दामाद आयोग बन गया। तो अब आप समझिए कि किस तरह का गेम खेल रही है एनडीए, कि वो बैठे बिठाए आरजेडी के हाथ में बहुत बड़ा मुद्दा दे रही है। जो परिवारवाद पे आरजेडी भागती थी, अब परिवारवाद पे आरजेडी एनडीए को घेर रही अभी हो रही है। है। अब जिस जंगल राज पे आरजेडी भागती थी, अब महाजंगल राज की संज्ञा देकर के आरजेडी एनडीए को घेर रही है। और समझिए कि ये नैरेटिव भी प्रशांत किशोर गढ़ने में कामयाब रहे कि भाई नीतीश कुमार तो अब अचेत हैं, तेजस्वी भी बोलते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जोरदार तरीके से बोलते हैं। नीतीश कुमार की सरकार पंगु सरकार है, वो डमी सीएम है। ये कोई मेरे शब्द नहीं है, ये प्रशांत किशोर के शब्द हैं, ये तेजस्वी यादव के शब्द हैं। अब जिस नीतीश सरकार में कभी इस तरह की घटना नहीं घटी, जिस नीतीश सरकार में इतने बड़े पैमाने पर दामाद बहनोई सदस्य नहीं बने, आयोग के मेंबर नहीं बने, उसी नीतीश सरकार पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है। तो ऐसा कहने के बाद तेजस्वी कामयाब भी हो जाते हैं लोगों को ये बताने में कि अब नीतीश कुमार अचेत हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा। यही बात जब प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर मैं गलत हूं, मुझे कोर्ट में गलत साबित करो, मुझे जेल भेज दो, तो जेडीयू के तरफ से रिबटल बहुत तगड़ा नहीं आता। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भाई जो नीतीश कुमार का स्ट्रांग पॉइंट था वही तो आरजेडी भोथड़ कर दे रही है, कमजोर कर दे रही है। और जिस जंगल राज को लेकर के एनडीए अटैक करती थी लालू प्रसाद पे, अब उल्टा तेजस्वी यादव अटैक करने लगे। अब जंगल राज नहीं, महाजंगल राज की बात होने लगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, देखिए नैरेटिव तो बनाना पड़ता है ना चुनाव से पहले। और बहुत बड़ा एक युवा तबका है जिसने जंगल राज नहीं देखा है, तो अब वो वोट दे सकता है, वो परिणाम को बदल सकता है। वो अपने खुले आंखों से जो देख रहा है, टीवी पे देख रहा है, अखबार में पढ़ रहा है, तमाम सोर्सेस से पता कर रहा है, उसको पता चल रहा है कि अरे अब नीतीश बाबू का शासन अच्छा नहीं रहा। और इसीलिए आरजेडी महाजंगल राज बोल करके युवाओं को अपने तरफ आकर्षित करने में लगी है। तेजस्वी खुद युवा हैं, इसलिए ये नैरेटिव चल निकला है। और प्रशांत किशोर अलग अटैक कर रहे हैं कि भाई बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर के बिहार का कुछ भला नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे आखिरकार परेशान कर रहे हैं किनको? परेशानी का सबब बन गया है एनडीए के लिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मुद्दा एनडीए का होता था, जिसके दम पे वो आरजेडी को अटैक करती थी, आरजेडी ने उसको हटा करके उल्टा अब एनडीए को हड़काना शुरू कर दिया है और आरोप लगाना शुरू कर दिया। और एनडीए के तरफ से उस तरीके से पुख्ता जवाब नहीं आ रहा है। और हम सहयोगी भी बोल रहे हैं, हम एक प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि बताइए बीजेपी के अध्यक्ष को कैसे प्रशांत किशोर ने घेर दिया। अब आप समझिए, एक तरफ नीतीश कुमार को अचेत बताया जा रहा है, ये मैं नहीं कहता हूं भाई, प्रशांत किशोर कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, लोगों में चर्चा है। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं, वो भी पूरा बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब तक खुद दिलीप जायसवाल इस पे सफाई नहीं देंगे, क्लैरिटी पेश नहीं करेंगे, कोर्ट में प्रशांत किशोर को सबूत के अभाव में खींचेंगे नहीं, तब तक ये चर्चा का विषय तो बना रहेगा। क्योंकि पूरे सबूत के साथ कल प्रशांत किशोर इकट्ठा होने का दावा कर रहे थे। ऐसे में सवाल है कि उनके दावों की कलई जब तक दिलीप जायसवाल नहीं खोलेंगे तब तक चर्चा तो होता रहेगा, बात तो होती रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष ही डिफेंसिव रहेंगे, मुखिया सरकार के डिफेंसिव रहेंगे, उनके बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। तो ऐसे में गंभीर सवाल उठ रहा है कि क्या एनडीए अपने हाथ से सत्ता को खिसकने दे रही है? चिराग पासवान के सांसद बोल रहे हैं कि हमको योगी मॉडल चाहिए बिहार में। मतलब आपका सीएम नीतीश कुमार सामने और आप योगी का मॉडल चाहते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि आवाज राजेश तो सत्ता के भीतर से उठ रहा है ना। मैं वही बात तो आपसे कह रहा हूं, आवाज कौन उठा रहा है? सत्ता के भीतर से आवाज उठा रहा है, और आवाज उठ रहा है, जनता देख रही है। इसलिए ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है एनडीए के लिए। तो फिलहाल जो बिहार में चल रहा है वो यही है कि एनडीए की स्थिति में काफ़ी कंफ्यूजन लग रहा है नीतीश कुमार के लोग, और एक तरफ जहां बीजेपी भी कह रही है कई बार कि नीतीश कुमार बढ़िया स्वस्थ हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं, 15 घंटे काम कर रहे हैं, इस तरीके की बातें आ रही हैं। दूसरी तरफ जब गोपाल खेमका एक बड़े व्यवसायी हैं, बिहार के एक सबसे बड़े व्यवसायियों में से एक हैं,
और उनकी जब हत्या होती है तो विजय सिन्हा खुद तेज तेज बोलते हैं कि पूरा बिहार का जो पुलिस प्रशासन है और जो ये है इसमें गड़बड़ी है और इसकी जांच होनी चाहिए, तमाम चीजें, जो कि डिप्टी सीएम है चिराग पासवान की पार्टी के सांसद जो है राजेश वर्मा, वो ये बोलते हैं कि योगी मॉडल बिहार में चाहिए, एक्शन लिया जाए, बड़े तरीके से एक्शन लिया जाए। और लगातार सम्राट चौधरी कई बार कह चुके हैं कि बुलडोजर मॉडल और जो अपराधी उनको घर से निकाल के मारा जाएगा। इसी पर प्रशांत किशोर ने कल सवाल भी किया था कि जब ये लोग तेज कहते हैं कि ऐसा एक्शन लिया जाएगा तो डिप्टी सीएम तो यही है, तो ये लगातार घटनाएं हो रही हैं और एक्शन दिख नहीं रहा है। ये बड़ा सवाल है जिसको हथियार बनाया है आरजेडी ने और इसको कहा है महाजंगल राज। इस पर और भी आगे क्या डिबेट होता है ये देखना होगा। बाकी बिहार में एआईएमआईएम नए सहयोगी की तलाश में है, नया सहयोगी कौन होता है इस पर भी सबकी निगाहें हैं। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।